अनुज एक टैक्सी ड्राइवर था और ये टैक्सी भी उसे अपनी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। उसके बाबा काफ़ी साल पहले गुजर गए थे। जब वो बहुत छोटा था, उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे अनुज ने होश संभाला, उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। बस अड्डे पर वो सुबह सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता, लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता, तो लोग उसे कुछ पैसे पकड़ा देते। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता वो खुशी से करने लगता। रात तक वो इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटा सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार अनुज को एक बड़ा पर्स गिरा मिला, जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, ऊपर वाले की तरफ से मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया, तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में रख दिया। कहने लगा, इसमें 2 लाख है और ये मुझे ज़मीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं है। ये जहाँ से मिला है तुम वहीं जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हें यहाँ से कीमती चीज़ मिली है। जो उसकी निशानी बता देगा वो ले जाए। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इस पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर अनुज उसी जगह चला गया जहाँ से उसे पर्स मिला था। उसने वहाँ पर सबके सामने ये कहा कि मुझे यहाँ से कीमती चीज़ मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी निशानी बता देगा तो मैं उसको दे दूँगा। और ऐसा उसने कुछ महीनों तक किया था, लेकिन उस पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा था। फिर उसने जब ये बात गांव के कुछ आदमियों के सामने की तो उन्होंने कहा कि अब उस पर तुम्हारा हक है। अनुज ने उन पैसों से पुरानी सी टैक्सी ले ली थी और अपनी रोजी रोटी का सिलसिला चलाने लगा। वो बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसे लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी, लेकिन एक हादसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा पेश आया कि उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। वो टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा, उसकी मंजिल शहर से काफ़ी दूर थी। सुनसान सा रास्ता था, इसलिए उसकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते अनुज को रात के 12 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी थी कि जब 2 लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहां वो काफ़ी थक चुका था और नींद से भी आंखें चूर थी। उसने सोचा कि वो मुसाफिरों से कह देगा कि वो किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने उन लड़कों के सामने खड़ी की तो वो बदहवास और परेशान लग रहे थे। अनुज से कहने लगे कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अनुज ने कहा कि रात के 12 बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वो लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही और हमारा आज वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अनुज ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो आप बैठ जाओ। हैरत से झटका अनुज को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में ऐसी चीज़ देखी कि उसके होश उड़ गए। लेकिन खैर, उसने कुछ नहीं कहा। अभी वो उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे कि कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वो अपने हाथ में पकड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। अनुज बहुत परेशान था, सोच रहा था कि न जाने ये लोग कौन हैं। अभी वो यही सोच रहा था कि वो दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ 18-19 साल की लड़की थी, जिसने शॉल ओढ़ रखी थी। चेहरे से काफ़ी डरी सहमी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि गाड़ी में बैठो। वो बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसकी दाईं तरफ बैठ गया और दूसरी बाईं तरफ। अनुज अपने फ्रेंड शीशे से पीछे की ओर देख रहा था। वो लड़की सिसकियों से रो रही थी। अनुज को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था, क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे वो चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वो लड़की सिसकियों से रोती और उसकी सिसकियाँ तेज़ होती तो वो दोनों उसे डराने धमकाने लगते। कहने लगते कि अपनी आवाज़ बंद करो, वरना यही तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वो लड़के उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अनुज ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वो दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी है। वो कहने लगा कि देखता हूँ क्या मसला है, वैसे भी मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है, आए दिन मैं इस पर पैसे लगाकर थक जाता हूँ, अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। वो गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर उधर की चीज़ों को हिलाने के बाद वो वापस आया और टैक्सी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो ज़रा धक्का लगा दे ताकि स्टार्ट हो और मैं आपकी मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाऊं। वो दोनों लड़के टैक्सी के नीचे उतर गए। वो लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वो लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। अनुज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लड़के पीछे से चीखने चिल्लाने लगे
तुम ये गाड़ी क्यों भगा कर ले जा रहे हो? लेकिन अनुज ने एक भी नहीं सुनी और तेज़ स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त चल नहीं रही थी जो कि अनुज की टैक्सी का पीछा करती। वो दोनों लड़के किसी और टैक्सी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे। वो लड़की पहले तो ये सब देखकर चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई। कहने लगी कि तुमने गाड़ी तेज़ क्यों चलाई है? ऊपर वाले के लिए मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। अनुज ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। अनुज ने गाड़ी सीधी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी की और उस लड़की से कहा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वो लड़की डरी सहमी गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन रोए जा रही थी। अनुज ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। अनुज के साथ उस लड़की को देखकर कुछ हैरान परेशान हुई थी। अनुज ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा। अनुज भी घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इसे अपने कमरे में ले जाओ, बेचारी बहुत परेशान है। दो लड़के इसे कत्ल कर देना चाहते हैं, मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर वो लड़की अनुज को हैरत से देखने लगी। उसकी माँ ने उस लड़की को अपने साथ लगाया और उसे अपने कमरे में ले गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा, बस उससे खाने पीने का पूछने लगी। फिर उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने का कहकर बाहर आ गई। अनुज अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी, कौन है ये लड़की? वो कहने लगा, माँ ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे खाना दे दो। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे नज़रें चुराई थी। कहने लगी कि बस 2 रोटी तुम्हारे लिए पड़ी थी, राशन सारा ख़त्म हो चुका है और वो तो मैंने उस लड़की को खिला दी। ये सुनकर अनुज ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया माँ, वो बेचारी तो पहले ही डरी सहमी थी, इसे इस वक्त आपकी ज़रूरत थी। माँ कहने लगी, लेकिन तुम क्या खाओगे? ये सुनकर अनुज उठा और सामने पड़े मटके से 2-3 गिलास पानी के पिए और कहने लगा कि बस मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब अनुज रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से कहने लगा कि आपने पूछा है लड़की से कि वो कौन है? उसकी माँ कहने लगी कि वो सीधी सादी और शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसे से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अनुज की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम कनिका है और जो 2 लड़के टैक्सी में कनिका के बराबर में बैठे थे वो लड़के सगे भाई हैं इसके। कनिका का कहना था कि वो जिस गांव में रहती है वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की वही थी। उस गांव की लड़कियाँ नहर से पानी भरकर अपने घर में ले जाती थी। एक बार कनिका अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे मुसाफिर मिला जो उससे एक जगह का पता पूछने लगा। कनिका उसे पता बताने लगी तो लड़कियाँ उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गाँव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की अनुमति नहीं थी। कनिका ने तो एक अच्छा काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां कनिका की सुंदरता से जला करती थी, उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि कनिका का किसी लड़के के साथ चक्कर है और वो उससे मुलाकातें करती है। ये बात जब कनिका के भाइयों तक पहुंची तो उनके आत्मसम्मान पर बात आ गई। उन्होंने कनिका को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? कनिका को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। कनिका ने अभी बात भी पूरी नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि हाँ भाई, वो नौजवान मुझसे बात अभी यही तक पहुंची थी कि उसके भाई ने खींचकर एक थप्पड़ कनिका के मुंह पर दे मारा। कहने लगे कि तुमने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हम तुम्हें आत्मसम्मान के नाम पर कत्ल कर देंगे। ये सुनना था कि कनिका रोने पीटने लगी, कहने लगी कि मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कनिका की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से बात भी करनी चाहिए, मगर उसके भाइयों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम इसे यहीं पर पूरे गांव के सामने लोगों के लिए सबक का एक निशाना बना देंगे। 2 दिन तक कनिका उसी कमरे में बंद रही, किसी ने उसे कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पापा शहर से वापस लौटे तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी कनिका को ही आवाज़ दी थी। कनिका के पापा उस गांव के सरपंच थे, बड़े अच्छे और मिलनसार इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया तो कनिका के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए। पापा को सांस तक नहीं लेने दिया था कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कारस्तानी अपने बाप को सुनाने लगे। कनिका के बाप ने सुना तो फौरन नहीं में सिर हिलाकर कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरी कनिका ऐसा कर सकती है। ज़रूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, मगर कनिका के दोनों भाई चिल्ला चिल्लाकर अपनी बहन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये सब कुछ कनिका के पापा बर्दाश्त न कर सके और वहीं पर गिर गए। कनिका की माँ उसी पल चीखी और कनिका के पिताजी ज़मीन पर गिरे थे। कनिका जो कमरे में कैद थी बाहर से आ रही थी, शोर की आवाज़ें रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी तो उसे खतरा महसूस होने लगा।
वो चीखते हुए बाप को पुकारने लगी, कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वो लोग शहर के बड़े अस्पताल में कनिका के पिता को लेकर गए, जहां उन्हें एडमिट कर दिया गया। ये बात भी कनिका के हिस्से में आई कि उसकी वजह से उसके पिता की ऐसी हालत हुई है। कनिका के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि अब बस वो अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी कनिका को किसी सुनसान इलाके में ले जाकर कत्ल कर देंगे और वहीं पर उसको दफना देंगे। मगर ऐन वक्त पर ये अनुज ही था जिसने बचा लिया था। ये सारी बात अनुज को जब उसकी माँ ने बताई तो अनुज हैरत से आंखें खोले अपनी माँ की बात सुनता रह गया। सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी के बिना पर कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कनिका का कहना था कि अनुज ही था जिसे ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए भेजा था। अगर एंड वक्त पर अनुज ना आता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मेरे भाई कत्ल करके मुझे मारकर कहीं गाड़ चुके होते। अनुज ने गहरी सांस लेकर ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि शुक्र है कि मैंने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वो लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। अनुज की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी, उससे सुख दुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में वो लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी अनुज रात को घर आता तो एक कमरे में कैद होकर रह जाती। वो सोती भी अनुज की माँ के कमरे में ही थी। यूं एक ही घर में इस तरह रहना ठीक भी नहीं था। इसलिए कनिका के स्वभाव को देखते हुए अनुज की माँ ने अनुज को अपने पास बुलाया। फिर कहने लगी कि अनुज बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और ये लड़की भी बड़े अच्छे स्वभाव की और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कनिका से कर दूँ। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। अनुज ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वो अब टालने वाला था। कुछ दिन बाद सादगी से अनुज और कनिका की शादी कर दी गई और यूं जिंदगी ने करवट बदली और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनुज और कनिका दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हुए थे। उधर कनिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली और अपनी सास की खूब देखभाल करती, जबकि अनुज भी कामकाज से थका हुआ जा पाता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता, उनके हाथों को चूमता। उसी पल कनिका भी पानी का गिलास और खाना लिए अनुज के पास आ जाती। वो तीनों मिलकर खाना खाते और पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। अनुज और कनिका को ऊपर वाले ने एक बेटा और बेटी दिए थे। शादी को कई साल गुजर चुके थे, 6 साल के। इस अरसे में दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कभी अनुज ने कनिका के पास्ट को कुरेदने की कोशिश की थी। एक दिन अनुज काम से वापस आया तो काफ़ी थका आ रहा था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए खाना खाने के बाद सो गया। आधी रात को उसकी आवाज़ कनिका की सिसकियों से खुली थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो कनिका बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनुज परेशान हो गया। कनिका से पूछने लगा, क्या वजह है, तुम इतना क्यों रो रही हो? कनिका ने रोते हुए पहले तो नहीं में सर हिला दिया, फिर कहने लगी कि मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है। कितने साल हो गए मैंने उन्हें नहीं देखा। काश मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ न करते तो आज शायद मैं अपनी मम्मी पापा से इतना दूर न होती। कनिका की बातें सुनकर अनुज सोच में पड़ गया था। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 6 साल से कनिका अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए अनुज ने कनिका को दिलासा दिया और फिर वे ये वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से ज़रूर करवाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त तो कनिका सो गई। अगले दिन अनुज काम पर नहीं गया, बल्कि काम की जगह से वो उस गांव की तरफ चला गया जहां पर कनिका रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। अनुज उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उसे गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी, जहां पर कई लोग बैठे थे और सामने ही सरपंच बैठे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। अनुज भी वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वो दोनों लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 6 साल पहले अनुज की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही कनिका के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से कनिका का बाप कौन सा था ये अनुज नहीं जानता था। कि तभी वो दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बातें करने लगे। कनिका के पिताजी को भी इस तरह अनुज पहचान चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर और बेचैन सा लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जिससे कोई कीमती चीज़ उनकी खो गई हो। उनकी हालत को देखकर सच में अनुज को उन पर तरस आया। ज़रूर कनिका की वजह से ही उनकी ये हालत हुई थी। तभी कनिका के बाप की नज़र अनुज पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर अनुज को अपने पास बुलाना चाहा। अनुज पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वो उठकर जाता तो ज़रूर वो लड़के उसे पहचान लेते, फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले अनुज ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर कनिका के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं, हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाओ और बताओ यहाँ किस काम से आए हो।
अनुज उठा और सनपज के सामने बैठ गया। वो दोनों लड़के घूर घूर कर अनुज को देख रहे थे। 6 सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदले थे, मगर जल्दी वो दोनों पहचान गए। कनिका के दोनों भाई फौरन हड़बड़ाकर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी बाप ने उन्हें चुप करवा दिया और अनुज से कहने लगे कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन हो तुम। ये सुनकर अनुज ने एक नज़र लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ बात करना ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अकेले में आपसे बात करूँ। कुछ ही देर बाद में पंचायत खत्म कर दी गई और कनिका के पिता अनुज को लेकर अपने घर चले गए। उसे कमरे में बिठाकर सवाल किया कि बताओ लड़के क्या चाहते हो। उस वक्त कमरे में अनुज और कनिका के पिता के अलावा कोई नहीं था। अनुज ने गहरी सांस ली और शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात 2 लड़के उसे मिले, वो फला दिन था, फला तारीख थी, और फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। फिर बाद में उस लड़की का बताया कि उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये सब कुछ सुनकर एक बार को कनिका के पिता कांपे थे। वो सोच में पड़ गए। उन्हें तो शायद अपनी बेटी याद आ गई थी और कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। जब अनुज ने कहा कि आप जानते हैं वो लड़की कौन थी, वो लड़की आपकी बेटी थी कनिका ठाकुर, जो कि अब मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही है। ये शब्द सुनना था तो कनिका के पिता ने तड़प कर अनुज की तरफ देखा। कहने लगे क्या मतलब, मेरी बेटी जिंदा है, वो तुम्हारे पास है, मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वो जिसे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई है। मुझे तो मेरे बेटे यही बता रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया और वो लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए। और पीछे मौके का फ़ायदा उठाते हुए कनिका घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो यही सोचकर परेशान होता रहा कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की यही अहमियत थी उसकी नज़र में। मैं तो रोज़ ऊपर वाले से अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियाँ मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। अनुज ने उसके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे आखिर में यही कहा कि यूँ लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं। मैं जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी हालत देखी तो ऊपर वाले के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्वभाव और अच्छाई थी कि मेरी माँ उससे खुश हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और पिछले 6 सालों से मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वो सीधी सादी और अच्छी लड़की है। मुझे गर्व है कि मुझे कनिका जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 6 सालों में उसने बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी गुजारी जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर कनिका के पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने अनुज का धन्यवाद किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा था। उन्होंने उसी पल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर ये नौबत आई। तुम लोगों को ये हक नहीं किसने दिया कि मेरी बेटी की ज़िंदगी के फैसले करो। और ये तो ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ अनुज था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर ये ना आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा नहीं मिल पाता। से गलत ही समझता। उस रात अनुज घर गया तो हमेशा की तरह कनिका पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का नज़ारा देखकर वो गिलास छूटकर उसके हाथ से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही अनुज खड़ा था। पिताजी के सामने पाकर तो कनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कप कपाती चलती हुई अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छूने लगी और फिर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार था जो आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी। एक बार फिर कनिका शुक्र भरी निगाहों से अनुज को देखने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।